हेलो स्टूडेंट्स, जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट फिजिक्स एवं सब्जेक्ट कोड 102 में मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से आज आप सभी की ऑफलाइन क्लासेस बाधित है, परंतु इस संकट की घड़ी में आपकी पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी अपनी क्लासेस, वो भी आपके अपने फ़ोन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से। आज का हमारा चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में इससे पहले आप अध्ययन कर चुके हैं इलास्टिसिटी का तथा डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। तो स्ट्रेस या फिर प्रतिबल क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। तीन तरह के आपने प्रतिबल पढ़े थे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये पढ़ा था किसी भी तार के लिए। दूसरा था अभिलंब प्रतिबल या फिर कहे नॉर्मल स्ट्रेस, ये था किसी वस्तु के लिए जिसके आयतन में वृद्धि या कमी हो रही थी। तीसरा प्रतिबल था स्पर्शी प्रतिबल या फिर कहें अपरूपी प्रतिबल या शियरिंग स्ट्रेस, ये भी किसी वस्तु पे था जिस पे कोई स्पर्शी बल लग रहा था। तो प्रतिबल के बाद में आपने पढ़ा था विकृति। विकृति भी तीन तरह की विकृति पढ़ी थी। विकृति क्या थी? वस्तु के आकार में अथवा उसके रूप में आरोपित बल के कारण जो चेंजेस उत्पन्न हो जाते हैं उसे विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि थी। तीन तरह की विकृति आपने पढ़ी थी। अनुदैर्ध्य विकृति यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो क्या थी? अनुदैर्ध्य विकृति क्या थी? लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। दूसरी थी आयतन विकृति। आयतन विकृति यानी वॉल्यूम स्ट्रेन थी, जो थी आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। तीसरी पड़ी थी अपरूपण विकृति या फिर कहें शियरिंग स्ट्रेन, जिसे आप नापते हो अपरूपण कोण से। तो इस प्रकार प्रतिबल और विकृति पढ़ने के पश्चात अब हम जानते हैं प्रतिबल और विकृति के बीच में क्या रिलेशन है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल तथा विकृति के बीच के रिलेशन से हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में बाह्य आरोपित बलों के कारण उत्पन्न विकृति से प्रतिबल उत्पन्न होता है। विकृति तथा प्रतिबल के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए हम प्रतिबल तथा विकृति के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, जो कि चित्र में दर्शाया गया है, जिसमें वाई एक्सिस की तरफ आपने विकृति को लिया है, जबकि एक्स एक्सिस की साइड में आपने प्रतिबल को लिया है। इस ग्राफ को देखने से आपको पता चलता है कि प्रतिबल परिमाणात्मक रूप से प्रति एकांक क्षेत्रफल पे कार्यरत विरूपक बल के ही तुल्य होता है। प्रतिबल क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। जब एरिया आपका एकांक है तो जो लगने वाला फोर्स है वही आपका प्रतिबल है। इस ग्राफ से आपको विदित होता है कि जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल को हम लगातार बढ़ाते जाते हैं तो एक सीमा तक तो विकृति में रेखीय रूप से वृद्धि होती है। इसके बाद वस्तु का जो प्रत्यास्थ गुण है वो लगभग समाप्त हो जाता है तथा वस्तु में स्थायी परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। वस्तु स्थायी रूप से विकृत हो जाती है। ये प्रत्यास्थ की सीमा कहलाती है, यानी ये प्रत्यास्थ सीमा कहलाती है। इस ग्राफ के अंदर प्रत्यास्थ सीमा को बिंदु ए से दर्शाया गया है। तो प्रत्यास्थ सीमा को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? प्रत्यास्थ सीमा वह अधिकतम प्रतिबल है जिसके द्वारा विकृत पदार्थ विरूपक बल को हटाए जाने पे पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। ठीक है, तो प्रत्यास्थ सीमा हो गया पॉइंट ए से, कि पॉइंट ए तक तो आपने क्या किया, अगर बल को हटा लिया तो पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। अब यदि प्रत्यास्थ सीमा के पश्चात भी पदार्थ पे और अधिक विरूपक बल, बाह्य बल हम लगातार बढ़ा रहे हैं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्रतिबल में वृद्धि नहीं होती, परंतु फिर भी पदार्थ की लंबाई में वृद्धि होती रहती है। इस बिंदु को आप कहते हैं यील्ड पॉइंट या पराभव बिंदु। इस यील्ड पॉइंट को, पराभव बिंदु को ग्राफ में बिंदु बी से दर्शाया गया है। यानी बिंदु बी पर क्या है कि प्रतिबल में वृद्धि नहीं हो रही है, परंतु पदार्थ की लंबाई में वृद्धि हो रही है। इस स्थिति के पश्चात जब विकृति का मान और बढ़ाया जाता है तो प्रतिबल बढ़ने के स्थान पे घटने लगता है और तार अंततः टूट जाता है। तार के टूटने की इस स्थिति को विच्छेदन बिंदु या फिर कहें ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। इसे ग्राफ में बिंदु डी से दर्शाया गया है।
बिंदु डी की स्थिति पे तार पे जो लगने वाला प्रतिबल है वो विच्छेदन प्रतिबल कहलाता है तथा विकृति विच्छेदन विकृति कहलाती है। यानी आप उस पे विकृति को बढ़ा रहे हैं, प्रतिबल बढ़ने के स्थान पे घट रहा है, तार की लंबाई बढ़ती रहती है और अंततः तार टूट जाता है, तार का विच्छेदन हो जाता है। तो तार के विच्छेदन के पॉइंट को कह देते हैं विच्छेदन बिंदु। कई बार क्या होता है कि प्रत्यास्थ सीमा में अगर आप बाह्य बल को हटा लेते हैं तो पदार्थ तुरंत अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है, बल्कि कुछ समय के पश्चात आ पाता है। ये जो समय पश्चात है, ये जो टाइम लैग है, उसे प्रत्यास्थ विश्रांति कहते हैं तथा इस टाइम को प्रत्यास्थ विश्रांति काल इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। कांच के अंदर तो ये इफेक्ट आप इजीली देख सकते हो। कांच के अलावा ये इफेक्ट आप क्वार्ट्ज में, स्वर्ण चांदी आदि में भी ये देख सकते हो। यानी प्रत्यास्थ सीमा में तो जो प्रतिबल और विकृति के बीच में रिलेशन है वो रेखीय रूप से है, यानी प्रतिबल के साथ विकृति रेखीय रूप से चेंज हो रही है। इस सिचुएशन में अगर आप प्रतिबल को हटा लेते हैं तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। कुछ पदार्थों के लिए ऐसा होता है कि पदार्थ प्रतिबल को हटा लेने पे तुरंत नहीं आ पाता है, कुछ टाइम लेग के पश्चात आ पाता है। उस टाइम लेग को ही इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि जब किसी पदार्थ पे बाह्य विरूपक बल को बढ़ाते हैं तो विकृति बढ़ती है, घटाते हैं तो विकृति घटती है। परंतु कई बार क्या होता है, जो प्रतिबल के साथ विकृति का जो चेंज है वो साथ नहीं हो पाता। विकृति आरोपित बल से कुछ पिछड़ जाती है, यानी बाह्य विरूपक को बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं तो विकृति है वो उस बल के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, विकृति उस बल से कुछ पिछड़ गई है। विकृति का उस प्रतिबल से पिछड़ना ही प्रत्यास्थ शैथिल्य कहलाता है। ठीक है, प्रत्यास्थ शैथिल्य क्या है? जिसमें विकृति आपके प्रतिबल से पिछड़ गई हो, कुछ पीछे रह गई हो, परिवर्तन प्रतिबल के परिवर्तन के साथ में विकृति का परिवर्तन न होके कुछ पिछड़ गई हो, उसे कह देते हैं प्रत्यास्थ शैथिल्य। तो कम प्रत्यास्थ श्रांति वाले जो पदार्थ होते हैं उनका प्रत्यास्थ शैथिल्य भी कम होता है, जबकि अधिक प्रत्यास्थ श्रांति वाले पदार्थों का प्रत्यास्थ शैथिल्य भी ज़्यादा होता है। तो प्रत्यास्थ शैथिल्य के कारण जो ऊर्जा की हानि होती है वो ऊर्जा की हानि हमें ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, हमें ऊष्मा के रूप में दिखाई देती है। विकृति में अनेक बार पुनरावृत्ति करने से पदार्थ के जो प्रत्यास्थ गुण है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, पदार्थ का प्रत्यास्थ गुण समाप्त हो जाता है और उनका पराभव बिंदु, विच्छेदन बिंदु के संगत जो विरूपक बल है वो नॉर्मल स्टेट के बल से भी कम प्राप्त होता है। पदार्थ की जो ये अवस्था है वो प्रत्यास्थ श्रांति अवस्था है। प्रत्यास्थ श्रांति क्या है कि जो आपका बाह्य विरूपक बल है वो उसके फोर्स से कुछ कम है। बाह्य प्रतिबल क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रत्यास्थ श्रांति की सिचुएशन में जो प्रतिबल है वो आपके बल से कुछ कम प्राप्त होता है। इसकी वजह से इस अवस्था को आप कह देते हैं प्रत्यास्थ श्रांति, तथा जिसके लिए कम प्रत्यास्थ श्रांति है उनका प्रत्यास्थ शैथिल्य भी कम है, यानी उनकी विकृति प्रतिबल से कम पिछड़ी हुई है। जिनका अधिक प्रत्यास्थ श्रांति है उनका प्रत्यास्थ शैथिल्य भी अधिक है, यानी उनकी विकृति प्रतिबल से पिछड़ी हुई भी अधिक है। इस प्रकार से आपने प्रतिबल तथा विकृति के बीच के रिलेशन को देखा, जिसमें हमने देखा कि प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल विकृति के बीच में रेखीय परिवर्तन होता है, यानी प्रतिबल को बढ़ाने पे विकृति में वृद्धि होती है। प्रत्यास्थ सीमा के पश्चात में ये रेखीय परिवर्तन बंद हो जाता है तथा प्रत्यास्थ सीमा के बाद में क्या होता है कि अगर आप विरूपक बल को हटा लेते हैं तो वो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, परंतु प्रत्यास्थ सीमा के पश्चात ऐसा संभव नहीं हो पाता है। प्रत्यास्थ सीमा के पश्चात अगर आप बल को बढ़ाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि तार की लंबाई में वृद्धि हो रही है परंतु प्रतिबल में वृद्धि नहीं हो रही है, और तार की लंबाई में वृद्धि होती जाएगी अंततः वो तार टूट जाएगा। तार के टूटने की कंडीशन को कह देते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। कई बार क्या होता है, पदार्थ आपका तुरंत बाह्य विरूपक बल को हटा लेने पे तुरंत प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है, वो कुछ समय के पश्चात में आ पाता है। इस समय की पश्चाता को, इस टाइम के लैग को इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं।
और कुछ पदार्थों में देखा गया है कि विकृति आपके प्रतिबल के साथ साथ चेंज नहीं होती, बल्कि विकृति प्रतिबल से कुछ पिछड़ जाती है। विकृति के प्रतिबल से पिछड़ने की घटना कहलाती है प्रत्यास्थ शिथिल्य। तो इस तरह से आपने प्रतिबल देखा, फोर्स अपॉन एरिया, 3 तरह के प्रतिबल देखे, 3 तरह की विकृति देखी। फिर आपने प्रतिबल और विकृति के बीच में रिलेशन को देखा। अब प्रतिबल विकृति के रिलेशन को बताने के लिए रॉबर्ट हुक ने 1678 में एक नियम दिया जिसे कहते हैं हुक का नियम। तो हुक का नियम क्या है? रॉबर्ट हुक ने 1678 में एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर प्रतिबल तथा विकृति के बीच में एक रिलेशन दिया। इस रिलेशन को ही हुक का नियम कहते हैं। हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थ सीमा के अंदर जो आपका प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती होता है। इससे पहले भी आपने ग्राफ में देखा था कि जो आपकी प्रत्यास्थ सीमा ए से दर्शाई गई थी, उस प्रत्यास्थ सीमा ए के भीतर आपका प्रतिबल विकृति के साथ रेखीय रूप से चेंज हो रहा था। प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती था। तो ये कैसे था? हुक के नियम से। हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। समानुपाती निशान को हटाने के लिए एक समानुपाती नियतांक ई आता है। तो समानुपाती नियतांक ई बराबर आ जाएगा प्रतिबल बटा विकृति, जहाँ पे ई एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे नाम दिया गया प्रत्यास्थता गुणांक। जो आपका प्रत्यास्थता गुणांक ई है उसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक ही पदार्थ में प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न प्रकार की विकृतियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। हमने देखा है 3 प्रकार के प्रतिबल तथा 3 प्रकार की विकृति। तो 3 प्रकार के प्रतिबल, 3 प्रकार की विकृति की वजह से आपके पास प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार का आता है। जब हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति की बात करते हैं तो इससे प्राप्त प्रत्यास्थता गुणांक यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। जबकि जब हम अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति की बात करते हैं तो इससे प्राप्त प्रत्यास्थता गुणांक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। जबकि हम तीसरे प्रकार के प्रतिबल यानी अपरूपी या फिर स्पर्शी प्रतिबल की तथा अपरूपण विकृति की बात करते हैं तो इससे प्राप्त प्रत्यास्थता गुणांक अपरूपण गुणांक कहलाता है। तो इस प्रकार 3 तरह के प्रतिबल तथा 3 तरह की विकृति के कारण हमें 3 तरह के प्रत्यास्थता गुणांक प्राप्त हुए। इसका क्या मतलब है कि ई का मान अलग अलग तरह की विकृति तथा अलग अलग तरह के प्रतिबल के लिए अलग अलग होता है। तो प्रतिबल बटा विकृति होता है प्रत्यास्थता गुणांक, जो कि विकृति आपकी एक विमाहीन राशि है, जबकि प्रतिबल होता है फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। जो प्रत्यास्थता गुणांक ई की विमा प्रतिबल की विमा के समान होगी। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसकी विमा प्रतिबल की विमा के समान होगी प्रत्यास्थता गुणांक की। तो आज के इस चैप्टर में आपने देखा प्रतिबल और विकृति के बीच में क्या रिलेशन है। प्रतिबल तथा विकृति के बीच में हुक ने एक नियम दिया, हुक ने एक रिलेशन दिया जिसे हुक का नियम कहते हैं। हुक के नियम से हमें पता चला कि आपकी जो प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती होता है। हुक के नियम से आपके पास आया प्रत्यास्थता गुणांक ई। तो प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान अलग अलग तरह के प्रतिबल तथा अलग अलग तरह की विकृति के आधार पे अलग अलग तरह का होता है। चूँकि हमारे पास 3 तरह के प्रतिबल थे, 3 तरह की विकृति थी, तो हमारे पास प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 तरह का होगा। पहला प्रत्यास्थता गुणांक यज्ञ प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा प्रत्यास्थता गुणांक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तीसरा प्रत्यास्थता गुणांक अपरूपण गुणांक। तो आज के इस चैप्टर में हम यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन तीनों प्रत्यास्थता गुणांकों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।